तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं बजट से। तो स्टार्टिंग में मैं इसको उल्टा ले लेता हूँ। मीन कि सपोज हमारा कोई प्रोजेक्ट बन के रेडी हो गया है और उसकी हम कॉस्ट का क्या कर रहे हैं, बाइफरकेशन कर रहे हैं। तो जब उनका बाइफरकेशन करते हैं तो हमें पता चलता है कि जो हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव की कॉस्ट थी, यानी कि स्टाफ, यानी कि सपोज वो प्रोजेक्ट 3 से 4 साल तक चला, तो यानी कि उसके जो ऑफिस के खर्चे थे, उसका ऑफिस का रेंट था, या उसने जो स्टाफ को सैलरी वगैरह दी, वो सारी कॉस्ट जो निकल के आती है वो हमारी अप्रोक्सीमेट 10% के आसपास निकल के आती है एडमिनिस्ट्रेटिव की कॉस्ट। किसका? इस प्रोजेक्ट के बजट का। ठीक है। दूसरा हमारा आ जाता है लीगल, यानी कि जो गवर्नमेंट से अप्रूवल्स लेने हैं या जो भी हमें कंप्लाइंसेस वगैरह पूरे करने हैं। उसके बाद में मार्केटिंग, ब्रोकरेज। मार्केटिंग का मीन्स है कि जब प्रोजेक्ट आपने लॉन्च किया होगा तो किसी 5 स्टार होटल में लॉन्च किया होगा, तो उसमें के बाद में आपने न्यूज़पेपर्स में ऐड दिए होंगे, तो वो सारा खर्चा मिला के आपका आ जाता है मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग में। इसके बाद हमारी ब्रोकरेज, यानी कि उस प्रोजेक्ट को जब हमें सेल कराना होगा तो हमने कई टाइप के जो ब्रोकरेज वगैरह को हायर किया होगा, तो और उस प्रोजेक्ट की सेल पे हमने उनको ब्रोकरेज दी होगी, तो वो ब्रोकरेज यानी कि इन तीनों चीज़ों का आप खर्चा मिलाओगे तो वो अप्रोक्सीमेट 20% के आसपास आता है। ठीक है। बाकी हमारा बच जाता है 70%, जो कि हमारी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट होती है। ठीक है। तो इसी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट को हमें कैसे ड्राइव करना है, तो इसके बारे में समझते हैं। अब देखिए, जो प्रोजेक्ट का बजट है, यानी कि जो हमने एक लैंड खरीदी है, वहीं से हमारा डिसाइड हो जाता है कि प्रोजेक्ट हमारा कितना बड़ा बनेगा। यानी कि जो हमारी लैंड है उस पे हमारा कितना FAR है, यानी कि फ्लोर एरिया रेशियो या FSI, दोनों एक ही चीज़ें हैं। इसको बोलते हैं फ्लोर स्पेस इंडेक्स और FAR को बोलते हैं फ्लोर एरिया रेशियो। यानी कि यही चीज़ हमारी डिसाइड करती है कि प्रोजेक्ट का बजट कैसे होगा। यानी कि प्रीलिमिनरी केसेस में, यानी कि आपके पास क्या है, लैंड है, और ना तो आपके पास कोई ड्राइंग है ना कोई कॉन्सेप्ट है, आपके पास क्या है, सिर्फ लैंड है। वही लैंड आपकी डिसाइड करेगी कि प्रोजेक्ट आपका कितना बड़ा बनेगा और वो कैसे। अब देखिए, इनिशियली स्टेजेस पे सपोज मान लीजिए कि हमारे पास ये एक 10 एकड़ की लैंड है जिसमें हमें ये प्रोजेक्ट बनाना है। ठीक है। तो 10 एकड़ की जो लैंड है यही हमारा डिसाइड कर देगी कि इसमें कितने टावर बनेंगे, या इसमें जो आपका जो FAR होगा वो कितना होगा। कैसे? 10 एकड़ की लैंड है, मैंने इसको क्या किया, स्क्वायर मीटर से मल्टीप्लाई किया, 40,468.5 स्क्वायर मीटर निकल आया। इसके बाद में मैंने इसको क्या किया, स्क्वायर फीट में कन्वर्ट कर लिया, वो आ गया हमारा 4,35,603। इसके बाद में सपोज ये प्रोजेक्ट हमारा हरियाणा के किसी सिटी में है, और हरियाणा का जो बिल्डिंग बाई लॉज के अंदर जो परमिसिबल FAR है, यानी कि वो लैंड के अकॉर्डिंग परमिशन देता है कि आप इसके ऊपर जो कंस्ट्रक्ट करोगे, यानी कि जो भी प्रोजेक्ट बनाओगे, तो उसका जो FAR होगा वो 175% होगा। मीन 1.75 मल्टीप्लाई भी इसको करूंगा तो प्रोजेक्ट का FAR आ गया आपका 7,62,305, और ये आएगा आपका सुपर बिल्टअप एरिया, यानी कि बेसमेंट से ऊपर वाला। यानी कि ये सुपर बिल्टअप क्या होगा, आपका जो प्रोजेक्ट जो सेल होता है वो आपका इस स्टिल्ट फ्लोर से लेके इस लेवल तक का सेल होता है। तो यही एरिया, यानी कि उसने बिल्डिंग बाय लॉ ने, यानी कि उसका जो FAR था उसने आपको बाउंड कर दिया, चाहे आप एक टावर बनाओ, चाहे 2 बनाओ, चाहे 3 बनाओ, लेकिन उसका जो टोटल स्लैब्स का मैं जब एरिया जोड़ूंगा, चाहे वो क्लब हाउस हो, चाहे वो गार्ड हाउस हो, चाहे वो कमर्शियल शॉप हो, चाहे आपका EWS हो, EWS मीन्स इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन यूनिट, ये हर एक प्रोजेक्ट में मैंडेटरी होती है, ये गवर्नमेंट के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग है। ठीक है। तो वो यही बोल रहे हैं कि इन सबका जब मैं फ्लोर प्लेट एरिया जोड़ूं इस लैंड के अंदर तो वो इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो यही होता है आपका प्रोजेक्टेड FAR, और यही चीज़ हमारा डिसाइड करती है सेलेबल एरिया को, यानी कि प्रोजेक्ट को आप कितना बेच सकते हो। ठीक है। अब इसकी लोडिंग होती है कैसे। अब देखिए, लोडिंग का पर्पज कैसे है। सपोज ये बेसमेंट वगैरह तो हम इनको बेचेंगे नहीं, इसमें हम क्या बेचेंगे, कार पार्किंग बेचेंगे। अब कार पार्किंग को कैलकुलेट करने का एक अलग फंडा है, बेसमेंट के लिए, स्टिल्ट फ्लोर के लिए, अलग ग्राउंड लेवल के लिए, उसके बारे में अभी हम बात नहीं करेंगे। सपोज हमारी बेसमेंट को बनाने की कंस्ट्रक्शन कॉस्ट तो आएगी क्योंकि इसमें रिटेनिंग वॉल्स बनेंगे, इसके स्लैब्स बनेंगे, STP UG टैंक, सारी चीज़ें बनेंगी इसके अंदर। तो इसकी जो कॉस्ट आएगी हमारी, वो हम सारा लोड कर देते हैं इसके सुपर बिल्टअप एरिया पे। मीन जो एरिया हम सेल करेंगे लोगों को, सपोज ये हमारा एक जैसे फ्लैट की एक फ्लोर प्लेट है, तो इसका जो हमारा सेलेबल एरिया है वो हमारा ये हो गया अंदर अंदर का। तो यानी कि ये बेसमेंट की कॉस्ट उठ के इसके ऊपर लोड हो जाएगी। ठीक है। तो उससे क्या होगा कि उसकी कॉस्ट बढ़ जाएगी, यानी कि सुपर बिल्टअप एरिया की कॉस्ट पर स्क्वायर फीट में बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि हमने क्या किया कि इसकी जो बेसमेंट को बनाने की कॉस्ट थी वो इस वाले एरिया में लोड करती। ठीक।
अब इसके बाद में मैं आ जाता हूँ, इसके सपोज में एक फ्लोर प्लान उठा लेता हूँ, ठीक है। अब इस फ्लोर प्लान में सपोज हमारे एक टावर में 4 फ्लैट हैं। अब 4 फ्लैट के अंदर हमें पता है कि ये हमारा एक होता है कॉमन एरिया, जिसमें लिफ्ट, स्टेयरकेस यानी कि जो पैसेज का जो कॉमन एरिया है, तो इसका भी हम क्या करेंगे, इसको हम 4 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे और इसको जो डिवाइड करेंगे यानी कि एक पार्ट इसके ऊपर लोड कर देंगे, एक पार्ट इसके ऊपर लोड कर देंगे, एक पार्ट इसके, इसे इस पे लोडिंग चलती है। तो यानी कि ये सारी कॉस्ट है, यानी कि चाहे वो आपका क्लब हाउस बना हो, चाहे ईडब्ल्यूएस तो चलो गवर्नमेंट को हम बेच देते हैं, जैसे सपोज आपका गार्ड हाउस है या आपका क्लब हाउस है या छोटी मोटे जो जैसे स्कूल वगैरह हैं, वो भी हम क्या करते हैं कि वो सारी लोडिंग इस वाले एरिया पे डाल देते हैं, क्योंकि सेलेबल एरिया हमें निकालना है, बेचना क्या है हमें, सिर्फ ये बिकेगा। अब इस जो बिल्टअप एरिया, सुपर बिल्टअप एरिया, इसका एक ब्रेकअप है, वो मैं आपको समझाता हूँ। तो इस प्रोजेक्ट के बारे में जो बता रहा था, ये एक रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट है, ठीक है। अब क्या करते हैं, एफएआर को थोड़ा और बाइफरकेशन के साथ समझ लेते हैं ताकि चीज़ें आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएं। कैसे? एफएआर के बेसिकली हमारे 2 पार्ट होते हैं, एक होता है हमारा बेसमेंट बिल्टअप एरिया और दूसरा होता है सुपर बिल्टअप एरिया। इन दोनों को जोड़ दोगे तो हमारा बन जाता है टोटल बिल्टअप एरिया, कि हमने कितना बनाया। दूसरा, जैसे ही आप सुपर बिल्टअप एरिया का ब्रेकअप करोगे, उसमें आ जाता है सबसे पहले कबर्ड एरिया। कबर्ड एरिया मीन्स जो, जैसे कि ये हमारी क्या है, एक टावर की फ्लोर प्लेट है और इसके जो आउटर टू आउटर साइड यानी कि जो जहाँ से ये इसकी बाउंड्री वॉल इसको पूरा पैक कर रही है, तो इंक्लूडिंग कॉमन एरिया मिला के आपका हो जाता है कबर्ड एरिया। यानी कि ये फ्लैट के एरिया और प्लस कॉमन एरिया मिला के आपका आ गया कबर्ड एरिया। अब इसके बाद में जैसे ही इसके आप और अंदर घुसोगे तो एक आ जाता है आपका कारपेट एरिया। मीन इस फ्लैट के अंदर का जो नेट यूजेबल एरिया होगा तो वो आपका होता है कारपेट एरिया। मीन जिस फ्लोर एरिया को आप यूज कर सकते हो, जो या आपको अपनी आंखों से दिखता है, मीन वॉल के नीचे का एरिया जो दब गया तो वो कारपेट एरिया में नहीं आता है, ठीक है। तो ये आपका हो गया कारपेट एरिया। बालकनी एरिया बजटिंग के केस में 50% लिया जाता है, यानी कि जब आप बजटिंग करोगे तो इस एरिया की जो लोडिंग करोगे, यानी कि बालकनी की आपको क्या करनी पड़ेगी, इस वाले एरिया पे लोडिंग करनी पड़ेगी, तो वो लोडिंग आपकी कितनी होती है, 50% होती है, ठीक है। इसके बाद में आपका कॉमन एरिया है, इसकी तो लोडिंग मैंने आपको समझाई दी कि इसके 4 पार्ट कर दिए जाएंगे। अगर इसमें अगर सपोज 6 फ्लैट होते तो इसके 6 पार्ट कर दिए जाते, तो एक एक पार्ट एक एक फ्लैट पे लोड कर दिया जाता। तो इस हिसाब से हम क्या करते हैं, अपना स्लैबल एरिया निकालते हैं, क्योंकि हमें बेचना कौन सा है, हमें फ्लैट के अंदर अंदर का एरिया बेचना होता है, ठीक है। तो चलिए अब बात करते हैं बजट के हेड्स की, यानी कि जब भी कोई भी बजट बनाया जाता है तो वो कितने हेड्स में उसका बाइफरकेशन होता है। तो उससे क्या होता है कि जो पर स्क्वायर फीट कॉस्ट, यानी अगर वो फ्लैक्चुएट करती है, प्लस माइनस होती है, तो उससे क्या होता है, हम उस चीज़ को ट्रैक कर लेते हैं। तो वो हमारी कॉस्ट है, यही वाली हमारी मेन कॉस्ट होती है एक प्रोजेक्ट कॉस्ट की, बजट की। जैसे सबसे पहले एडमिन और एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट, इसके बाद में आर्किटेक्ट कंसल्टेंट कॉस्ट। मीन आर्किटेक्ट यानी कि प्रिंसिपल आर्किटेक्ट, स्ट्रक्चर कंसल्टेंट, या फिर आपका एमईपी कंसल्टेंट, या फिर आपका जो लीगल है या जो भी है, वो सारी कॉस्ट आपकी आ जाती हैं आर्किटेक्ट ऑब्लिक कंसल्टेंट कॉस्ट में। इसके बाद में जैसे ही आप प्लॉट खरीदते हो तो उसमें क्या करानी होती है, उसमें एक्सटर्नल डेवलपमेंट का काम कराना होता है। मीन बाउंड्री वॉल हो गई, उसके अंदर के टेम्परेरी रोड्स हो गए, तो वो सारी कॉस्ट हमारी आ जाती हैं एक्सटर्नल डेवलपमेंट के कॉस्ट में। एक्सटर्नल सर्विसेज क्या है, एक्सटर्नल सर्विसेज में हो गया आपका जैसे स्टॉर्म वाटर पाइपलाइन, एसटीपी की पाइपलाइन, तो ये सारी जो कॉस्ट है तो ये आपकी आ जाती है एक्सटर्नल सर्विसेज में। मीन रेन वाटर हार्वेस्टिंग पिट, यानी कि प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने से पहले जो उसमें भी सर्विसेज का काम जो हम पहले से कर सकते हैं, तो वो सारी हमारी जो कॉस्ट होती है वो हमारी इस सब हेड में चली जाती है। इसके बाद में जो हम लोग यूट्यूब पर वीडियो देखते हैं वो हम सारे देखते हैं सिविल एंड स्ट्रक्चर कॉस्ट, यानी कि जो भी आपका सिविल यानी कि आरसीसी से लेके एक्सटर्नल प्लास्टर तक का जो भी काम है वो आपका सारा हो जाता है सिविल एंड स्ट्रक्चर कॉस्ट में, ठीक है। इसके बाद में कुछ लोग इसको क्या करते हैं, सीमेंट की कॉस्ट को पर स्क्वायर फीट में अलग दिखाते हैं और स्टील की कॉस्ट को अलग दिखाते हैं। इसके बाद में हमारी जाती है इंटीरियर एंड फिनिशिंग वर्क्स, यानी कि उसमें जो फ्लोरिंग का काम है, मार्बल का काम है, टाइल है, या उसमें जो काउंटर है, पेंट है, इंटरनल पेंट है, मतलब जो भी फिनिशिंग का काम है वो सारा हमारा इसमें है, आता है इंटीरियर एंड फिनिशिंग में।
इसके बाद में हमारी जाती है एल्युमिनियम फसाड और ऑब्लिक ग्लास वर्क, यानी कि बिल्डिंग का जो फसाड है, यानी कि जो बाहर से दिखेगा, या उसके जो बालकनी में आपको जो डोर्स लगाने हैं एल्युमिनियम के, जो ग्लास का काम है, वो सारा आपका जाता है इस हेड में। ये भी एक आपका सेपरेट हेड होता है। इसके बाद में आ जाता है लैंडस्केप वर्क, सॉफ्ट स्केप प्लस हार्ड स्केप। मीन प्रोजेक्ट को रेडी होने के बाद में, यानी कि सिविल एंड स्ट्रक्चर का काम जब आपका ख़त्म हो जाएगा, तब आप क्या करोगे, जो हमारे बाहर के फायर टेंडर रोड्स हैं, उनके पाथवे हैं, उसमें जो ग्रीनरी का काम है, पौधे लगाने का काम है, वो सारा सबेड आ जाता है हमारा लैंडस्केप वाले में। ठीक है। इसके बाद में साइनेजेस एंड आर्ट वर्क, यानी कि जो ग्राउंड फ्लोर की लॉबी होगी हमारी सारी उनकी, तो उनमें क्या करना होगा हमें, आर्ट वर्क है, उसमें साइनेजेस वगैरह का काम होगा। इसमें हमारी कुछ जो बिल्डिंग या फायर के नॉर्म्स हैं, तो उसके अकॉर्डिंग भी हमें क्या करने पड़ते हैं, साइनेजेस वगैरह लगाने पड़ते हैं, तो वो हमारी कॉस्ट आ जाती है इसमें। ठीक है। इसकी मैं पर स्क्वायर फीट कॉस्ट भी बताऊंगा, लेकिन इस वीडियो में मैं नहीं बता पाऊंगा क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो गई है। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, लेकिन फिर भी मैं आपको इसके जो कॉन्सेप्ट हैं वो मैं क्लियर कर देता हूँ। इसके बाद में हमारी जाती है MEP सर्विसेज कॉस्ट, यानी कि ये MEP यानी कि मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड प्लम्बिंग। तो इसमें जो हमारे कौन कौन से सब हेड होते हैं, एक होता है हमारा प्लम्बिंग वर्क्स, इंटरनल एंड फिक्सचर। इंटरनल मीन्स जो आपकी पाइपिंग वगैरह का काम होना है अंदर, वो सारा आपका जाता है प्लम्बिंग में। और फिक्सचर्स जो आपके चाइना वेयर्स हैं, CP चाइना फिटिंग्स हैं, या जो भी आपके फिटिंग से रिलेटेड हैं जो आपको दिखते हैं, वो होते हैं आपके फिक्सचर्स की कॉस्ट। और इसके बाद में आपकी आ जाती है इलेक्ट्रिकल वर्क्स, मीन इंटरनल, यानी कि जो पाइपिंग वगैरह का काम है वो हो गया। और उसके बाद में आपके फिक्सचर्स, यानी कि इलेक्ट्रिकल बोर्ड्स, MCB, लाइट्स, फैन, तो वो आपके आ जाते हैं फिक्सचर्स में। इसके बाद में आ जाते हैं फायर फाइटिंग वर्क्स, यानी कि बिल्डिंग में कभी आग लगती है तो उसमें जो आपका स्प्रिंकलर का प्रोविजन है, यानी कि वाटर कर्टन पंप्स हैं, तो फायर के पंप्स हैं, वो सारा आपका आ जाता है इसमें। इसके बाद में एलिवेटर लिफ्ट वर्क्स, यानी कि जिसमें जो टावर में लिफ्ट वगैरह लगेगी उसकी कॉस्ट का एक सबहेड आपका अलग होता है। इसके बाद में आ जाते हैं HVAC एंड वेंटिलेशन, यानी कि AC से रिलेटेड जो भी पाइपिंग का काम है, या जो भी आपका बेसमेंट में जो भी वेंटिलेशन का सिस्टम करना है, तो उसमें आपको फैन वगैरह लगाने पड़ते हैं, तो वो आपका एक अलग सबहेड हो जाता है। इसके बाद में STP, UG टैंक, HSD और WTP मीन्स वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, HSD हाई स्पीड डीजल का एक यार्ड बनाया जाता है, जो कि हमारे DG वगैरह में डीजल को सप्लाई करने का काम करता है, या और भी जो हमारे इक्विपमेंट्स हैं। UD टैंक मतलब अंडरग्राउंड टैंक जो आपको बनाना है, उसमें भी आपको इलेक्ट्रिको मैकेनिकल काम कराना होगा। इसके बाद में आ जाता है आपका STP, यानी कि सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। तो इसके ये सारे सबहेड हमारे क्या होते हैं, MEP के सबहेड में होते हैं। इसके बाद में आ जाता है BIS या BIM, यानी कि बिल्डिंग इंटीग्रेटेड सिस्टम, यानी कि जब बिल्डिंग आपकी पूरी रेडी हो जाएगी तो इन सारी चीज़ों को आपस में एक दूसरे से कोऑर्डिनेशन करके उसको स्टार्ट कराना, वो सारा काम होता है बिल्डिंग इंटीग्रेटेड सिस्टम का। इसमें आपका इलेक्ट्रिकल से लेके पूरा ऑपरेशनल का सारा जो काम है वो इसी में ही आ जाता है। इसके बाद में सोलर हीटिंग एंड लाइटिंग वर्क्स, यानी कि सोलर हीटिंग मीन की जो आपके जो सोलर पैनल्स वगैरह के काम हैं, उनका भी प्रोविजन क्या होता है, आपको फ्लैट में देना पड़ता है, तो ये उसका है। ठीक है। इसके बाद में आ जाता है हमारा इलेक्ट्रिकल कनेक्शन, यानी कि जब आपको गवर्नमेंट से कनेक्शन लेके आना है, वो DG एंड ट्रांसफार्मर्स कॉस्ट। तो ये सारी जो कॉस्ट है हमारी एक बजट में होती है। ठीक है। और अब इसी प्रोजेक्टेड FAR से मैं क्या करता हूँ, कुछ आइटम्स आपको निकाल के बताता हूँ कैसे। सपोज जैसे कि हमारा एक प्रोजेक्ट पहले से ही बना हुआ, वो रेडी था, और उसके मैंने क्या किए, जो सेम अभी मैंने इस पर लोडिंग वोडिंग करके जो सुपर बिल्टअप एरिया था, तो उस पर मैंने क्या किया कि उसके जो बिल्स थे हमारे पास, उसकी सारी क्वांटिटी थी बने हुए प्रोजेक्ट की, उसकी सारी हमारे पास RCC की क्वांटिटी, ब्रिक वर्क की क्वांटिटी, इंटरनल प्लास्टर की सारी क्वांटिटी थी। तो उस क्वांटिटी को मैंने डिवाइड कर दिया जो बने हुए प्रोजेक्ट के बिल्टअप एरिया से। तो उससे क्या हुआ कि हमारे पास आगे ये सपोज ये कोफिशिएंट आ गए। ठीक है। जैसे RCC का कोफिशिएंट, शटरिंग का कोफिशिएंट, इंटरनल प्लास्टर, ब्रिक वर्क और एक्सटर्नल प्लास्टर, ये किसी एग्जिस्टिंग बने हुए प्रोजेक्ट से हमने क्या किए, ड्राइव किए। अब हमें प्रोजेक्ट बनाना है ये वाला, तो अब मैं क्या करूँगा, इसका जो मैंने ये एरिया निकाला था, जो कोफिशिएंट निकल के आया मल्टीप्लाई बाई इससे मैं डायरेक्ट कर दूंगा, जिससे कि हमारी ये क्वांटिटी निकल आएगी। यानी कि 0.070 इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो जो RCC क्वांटिटी 53,361 क्यूबिक मीटर निकल आई। अब वो प्रोजेक्ट आज के 3 साल पहले या 4 साल पहले लॉन्च हुआ था, या जो भी वर्किंग की गई थी उस टाइम पे की गई थी। तो मैं क्या करूंगा कि जब हमारी ये क्वांटिटी हमें पता चल गई, तो आज के जो करंट रेट है यानी कि मार्केट के, तो उससे मैं क्या करूंगा, इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा, जो भी अमाउंट आएगा वो हमारा हो जाएगा RCC कोफिशिएंट के लिए।
ठीक है। ऐसे ही शटरिंग का जो मैंने कोफिशिएंट निकाला पुराने वाले प्रोजेक्ट से वो 0.360 था। इसका भी मैंने क्या किया, FAR से मल्टीप्लाई किया, मेरी शटरिंग की क्वांटिटी निकल के आ गई 2,74,430। इसको मैं शटरिंग के रेट से मल्टीप्लाई कर दूंगा, जो करंट मार्केट का रेट है, हमारा बजट निकल के आ जाएगा शटरिंग का। ठीक है, इसमें सारी शटरिंग इंक्लूड है, आपकी कॉलम, स्लैब, फाउंडेशन जो भी है, यानी कि जितने भी टाइप का उसमें शटरिंग का काम था वो आपका सारा इसमें इंक्लूड है। ठीक है, और मैं जो ये बात कर रहा हूँ, ये बात कर रहा हूँ सिविल एंड स्ट्रक्चर कॉस्ट के लिए। ठीक है, इसके बाद में ऐसे ही हमारा इंटरनल प्लास्टर, उसका कोफिशिएंट हमें पता है, FAR से मल्टीप्लाई किया, ये हमारी क्वांटिटी निकल आई। इसके बाद में हमने क्या किया, इसके करंट मार्केट रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा अमाउंट आ जाएगा। ऐसे ही हमारा ब्रिक वर्क है, तो ब्रिक वर्क का भी कोफिशिएंट हमने उसी पुराने वाले प्रोजेक्ट से निकाला, इससे हमने मल्टीप्लाई किया 14,483। तो इस बेसिस पे, यानी कि बिना कोई ड्राइंग, यानी कि जो आने वाला प्रोजेक्ट है ना तो आपके पास कोई ड्राइंग है ना कुछ है, तो जो FAR था, जो FAR में कौन बता रहा था, ये लैंड हमें बता रही थी। इसी लैंड के थ्रू ये सारे आपके प्रोजेक्ट्स के प्रीलिमिनरी बजट के बेसिस पे बनते हैं। अब बजट और एस्टिमेशन में यही एक फ़र्क है कि बजट आपका जो है जैसे प्रीलिमिनरी बेसिस पे, तो ये आपको कोफिशिएंट बेसिस पे ड्राइव कर लिया जाता है। ठीक है, लेकिन एस्टिमेशन में क्या होगा आपका कि जब आप इसके अंदर, जब यानी कि एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग या इसकी करोगे, यानी कि सिविल एंड स्ट्रक्चर के अंदर क्या जाना पड़ेगा, उसके BOQ में जाना पड़ेगा, एक एक आइटम को पढ़ना पड़ेगा, उसके रेट एनालिसिस करने पड़ेंगे और ड्राइंग से उसकी क्वांटिटी निकालनी पड़ेगी। तो यानी कि क्वांटिटी और प्लस रेट एनालिसिस का जो कॉम्बिनेशन करोगे, यानी कि उसके थ्रू आप जो वर्किंग करोगे डिटेल में, वो आपकी हो जाती है एस्टिमेशन या कॉस्टिंग के केस में। और जो बजट है आपका, बजट आप बनाना आपको पहले पड़ेगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें बाद में हैं, और ये बजट जो बनाने का मेथड है वो इन्हीं से ही बनता है, और ये आपका 90 to 95% बिल्कुल सेम अचीव कर जाता है अगर आपने सिमिलर टाइप का प्रोजेक्ट उठाया हुआ है। तो ये बेसिकली ये एक बेसिक मेथड है, फंडा है किसी भी प्रोजेक्ट को समझने के लिए।